प्यारे दोस्तों, आज मुख्य परीक्षा की सीरीज का ये पहला एपिसोड लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मुख्य परीक्षा सीरीज जो यह शुरू की गई है, ये आपको एक क्रिटिकल थिंकर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई कि आपके अंदर एक आलोचनात्मक समझ का विकास किया जा सके, जिससे कि आप किसी भी विषय वस्तु के प्रति अपनी एक गहरी समझ बना सकें और उस समझ के आधार पर अपने उत्तर का रचना कर सकें। क्योंकि आज जिस तरह से सिविल सेवा के परीक्षा के ट्रेंड बदल रहे हैं, उस बदलते हुए ट्रेंड में अपने को बचाए रखने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने तैयारी को उसी ट्रेंड की आवश्यकता के अनुरूप ढाल लें, अन्यथा हम नंबर प्राप्त करने में पिछड़ जाएंगे। ये पक्की गारंटी है। जैसा कि डार्विनवाद है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो थियरी था कि जो मजबूत होगा वो ज्यादा दिन तक सरवाइव करेगा और जो कमजोर होगा वो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं करेगा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो डार्विन का सिद्धांत है वो यहां भी लागू होता है कि भाई जो एग्जाम के ट्रेंड के अनुरूप अपने तैयारी को बदलेगा, अपने तैयारी को उसी के अनुसार समायोजित करेगा, वो आगे बढ़ेगा। अन्यथा तैयारी करने वाले प्रतिदिन लाखों लोग इस सेक्टर में इन करते हैं और लाखों लोग इस सेक्टर से अपना बोरिया बिस्तर बांध लेते हैं। ये इस सेक्टर की बहुत एक कटु सत्य है जिसको सबको स्वीकार करना चाहिए। मैं आज जो विषय लेकर आया हूं, इस सीरीज का ये कोई निर्धारित पाठ्यक्रम मैंने नहीं बनाया है। ये नहीं बनाया है कि चलो पहले इतिहास के सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, फिर साइंस टेक वगैरह वगैरह। मैंने पहले ही कहा कि इस सीरीज का उद्देश्य पढ़ाना नहीं, इस सीरीज का उद्देश्य आपके अंदर कैपेसिटी का बिल्डिंग करना है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए, क्षमता निर्माण करने के लिए आज जो मैं चीजें आपके साथ शुरू कर रहा हूं, वो एक ऐसा विषय है जिसका शायद सबसे ज्यादा रिसर्च हुआ है, जिस पर शायद सबसे ज्यादा चर्चा हुआ है। वह विषय आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। वह विषय है, वह जो सब्जेक्ट, वह पॉइंट जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि क्या 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत एक तरफ स्वतंत्र हुआ तो दूसरी तरफ भारत विभाजित भी हुआ। यानी एक तरफ हमारे पास स्वतंत्रता की वह खुशी थी तो दूसरी तरफ हमारे पास विभाजन की विभीषिका थी। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने घोषित किया है कि भाई अब 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये विभाजन की विभीषिका की त्रासदी के रूप में याद करें या हम अपनी स्वतंत्रता के रूप में याद करें, एक तो बिंदु यह है। लेकिन अब ये इसके संदर्भ में मैं कभी और आपके साथ डिस्कस करूंगा ये किसके लिए ज्यादा उपयुक्त तिथि है। लेकिन आज जो मैं विषय आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं वह विषय है कि क्या 1947 में जब भारत विभाजित हुआ तो क्या भारत का विभाजन टाला जा सकता था, या और कुछ दिन भारत के विभाजन को रोक सकते थे, या भारत के विभाजन अपरिहार्य हो गया था। वह क्या क्या वह प्रमुख एंगल है जिस संबंध में हमें इन चीजों को जानना है। देखिए, आमतौर पे जब ये प्रश्न हमारे सामने आता है कि क्या भारत का विभाजन टाला जा सकता था, या भारत के विभाजन से संबंधित प्रश्न जब हमारे सामने आते हैं तो हम गांधी, नेहरू, पटेल, जिन्ना, इसके ऊपर चले जाते हैं और इनकी बात करने लग जाते हैं। लेकिन
भारत के विभाजन के संदर्भ में केवल ये पटेल, नेहरू, जिन्ना, इन्हीं लोगों की चर्चा करना ही ये समीचीन नहीं है। दो तीन चीजें हैं जिसकी चर्चा भारत के विभाजन के संदर्भ में करनी चाहिए। एक तो सबसे पहली बात जो भारत के विभाजन के संदर्भ में है वो इतिहास लेखन से भी संबंधित है। भारत में भी जो इतिहास लेखन हुए हैं, जैसे भारत में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन हुआ है, भारत में एक वामपंथी इतिहास लेखन हुआ है, और अब एक सबल्टर्न इतिहास लेखन की पद्धति है। तो जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन है वह राष्ट्रवादी इतिहास लेखन भारत के विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा देता है और कांग्रेस को कहता है कि कांग्रेस की ही वजह से भारत में विभाजन हुआ। कांग्रेस ने बड़ी ही आसानी तरीके से विभाजन को स्वीकार कर लिया और ये कांग्रेस का बहुत सॉफ्ट एजेंडा रहा, बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रहा ब्रिटिशर्स के सामने। कांग्रेस ने तो एक मजबूती से उस विभाजन का विरोध नहीं किया। ये राष्ट्रवादियों का एक पक्ष है जिससे बहुत हद तक सहमत नहीं हुआ जा सकता। एक वामपंथियों का भी पक्ष है। वामपंथी इतिहासकारों का कहना है कि कांग्रेस के जो लीडर थे उच्च मध्य वर्ग के लोग थे और वे चाहते थे कि सत्ता हमेशा उनके पास रहे और इसलिए उन लोगों ने ब्रिटिशर्स के साथ सौदेबाजी कर ली। सौदेबाजी कर ली ब्रिटिशर्स के साथ कि सत्ता सीधे ट्रांसफर हो जाए ब्रिटिशर्स से उस मध्य वर्ग के पास। अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता था कि ऐसा होता कि इस देश में आजादी के बाद एक बड़ी क्रांति होती और क्रांति के बाद सत्ता जो है वो आम जनता के पास आ जाती, वो सर्वहारा के पास आ जाती और देश में एक समाजवादी शासन स्थापित हो जाता। ये वामपंथियों का कहना, लेकिन इससे भी सहमत नहीं हुआ जा सकता क्योंकि देश में इस प्रकार की व्यवस्था बन जाती, ये तत्कालीन परिस्थिति को देखकर लगता है कि ये संभव नहीं था क्योंकि उस समय कुछ इस तरह का सर्वहारा का शासन हो जाएगा, आम जनता शासकीय गतिविधि में एकदम से संलिप्त हो जाएगी। ये तर्क मुझे सेटिस्फाइड नहीं करता है। भारत के विभाजन को समझने के लिए अब जो एक सबल्टर्न मेथड आया है जिसको हम नए इतिहास के लेखन की पद्धति के रूप में जान रहे हैं, इसका कहना है कि भाई अब छोड़ो पटेल, नेहरू, जिन्ना, अब ये देखो इस विभाजन से आम जन पर क्या प्रभाव पड़ा। ये देखो कि इस विभाजन से भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। ये देखो कि इससे साउथ एशिया की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। ये देखो कि इससे वैश्विक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये सबल्टर्न इतिहास का एक नया पक्ष है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत के विभाजन को कुछ और आधारों पे समझने की जरूरत है, कुछ और आधारों पर देखने की जरूरत है। मेरा अपना मानना यह है कि भारत का विभाजन एक किसी सर्टेन टाइम पे उत्पन्न हुई त्रासदी नहीं है। उस विभाजन की एक लंबी पृष्ठभूमि है और उसी पृष्ठभूमि में वह विभाजन हुआ है। मैं आपको उन विभाजनों को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। 3 ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आधार पे हम उस विभाजन को समझेंगे। एक तो इंटरनेशनल इशू, जो अंतरराष्ट्रीय मुद्दे रहे हैं उसने कैसे भारतीय विभाजन को ध्वनित किया, थोड़ा सा उसको जानना पड़ेगा। दूसरा एक मेट्रोपॉलिटन अप्रोच, जिसको हाई पॉलिटिक्स अप्रोच भी कहा जाता है, लंदन दृष्टिकोण भी कहा जाता है,
थोड़ा उसको भी देखना पड़ेगा। और तीसरा रीजनल जो अप्रोच है, जो क्षेत्रीय दृष्टिकोण है, उसको भी देखना पड़ेगा। और इसके लिए तो आप देखिएगा कि एक जैसे मेट्रोपॉलिटन स्कूल है, वह उस जो मेट्रोपॉलिटन अप्रोच था उसको वह व्याख्यायित कर रहा है। वैसे ही रीजनल अप्रोच को भी देखने के लिए वह पेरिफेरियल स्कूल है सब, जो इस रीजनल अप्रोच को देख रहे हैं कि भाई रीजनल दृष्टिकोण से भी विभाजन पर असर पड़ा है, क्षेत्रीय दृष्टिकोण से भी। और ये क्षेत्रीय दृष्टिकोण को दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है, एक संरचनात्मक दृष्टिकोण, एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण। तो वो क्या क्या चीजें हैं, मैं आगे एक एक करके आपकी इसके में बात करूंगा। अगर हम इंटरनेशनल इशू के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल इशू में एक 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। और जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआत के बाद ही, थोड़े ही समय बाद, विश्व युद्ध के दौरान ही आप कह सकते हो कि मित्र राष्ट्रों के बीच गुटबाजियां बढ़ गई। और जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच का जो आपसी मतभेद थे वो उभर कर सामने आ गए, वो उभर कर उसके सामने दिखाई पड़ने लग गया। ऐसी स्थिति में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही सोवियत संघ एक तरफ और अमेरिका दूसरी तरफ अपने अपने क्लाइंट ढूंढने लगे, अपने अपने पक्ष में लोगों को करने के लिए वो आगे बढ़ने लगे। मध्य एशिया एक बड़ा क्षेत्र था और मध्य एशिया का एक बड़ा पॉइंट था अफगानिस्तान, जो सोवियत संघ के बगल में था। आप देखिएगा कि अंत में सोवियत संघ को अफगानिस्तान में ही पराजित किया गया। और सोवियत संघ को जब अफगानिस्तान में पराजित किया गया, उसी के बाद तालिबान जैसी चीजें वहां उत्पन्न हुई। क्योंकि जो सोवियत संघ था वो एक नारा लगाता था सर्व स्लाव का, कि जहां जहां स्लाव जातियां हैं वो सब मेरा है। तो अमेरिका ने जो वहां पर स्थानीय जो युवक थे उन लोगों को भड़काया, जिहाद का नारा दिया, है ना, कि भाई तुम अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ाई लड़ो। यानी सोवियत संघ का जो सर्व स्लाव का नारा है, उस सर्व स्लाव के नारा के खिलाफ वहां के इस्लाम के प्रवृत्ति को अमेरिका ने भड़काया। नतीजा तालिबान का जन्म हुआ। अब आगे चल के तालिबान किस तरह से अमेरिका का सिरदर्द बना वो सब आप जानते हैं, है ना, लेकिन ये जन्म दिया हुआ अमेरिका का ही। तो अमेरिका और ब्रिटेन दोनों को अब ये लग रहा था कि भाई अगर मध्य एशिया में कोई ऐसा देश हमें मिल जाए जो हमको सोवियत संघ को बैलेंस करने में हमें सहायता करेगा, वो जानते थे कि भारत तो ये काम करेगा नहीं। यानी भारत तो वह बेस का काम करेगा नहीं कि वो सोवियत संघ के खिलाफ जाके और हमारा सहायता करेगा। उसके लिए वो भी क्या चाहते थे कि भारत का विभाजन हो जाए और पाकिस्तान बन जाए, वो पाकिस्तान बेस का काम करेगा। और पाकिस्तान ने किया भी, पाकिस्तान ने वो बेस का काम किया भी अमेरिका के लिए। तो अमेरिका और ब्रिटेन दोनों के बड़े हित में यह था कि भारत का विभाजन हो जाए, भारत और पाकिस्तान के रूप में। ये उस समय का इंटरनेशनल कुछ इंटरेस्ट थे जिसने भारत के विभाजन में बड़ा रोल प्ले किया। एक मेट्रोपॉलिटन अप्रोच जो है उसका ये कहना है कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक कई मदों में भारत से ब्रिटेन के तरफ ड्रेन ऑफ वेल्थ होता था। यानी यहां से धन का निष्कासन होता था कई मदों में यहां से पैसा निकल कर जाता था। कहां? ब्रिटेन। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन जो था वो भारत से इतना ज्यादा कर्ज ले लिया कि अब स्थिति उल्टी बन गई। अब ऐसा हो गया कि अब ऐसा लगने लगा कि उल्टे अब ब्रिटेन से पैसा जो है वो भारत की तरफ आएगा। अब ब्रिटेन को ये बात अच्छी थोड़ी लगेगी। वो क्यों चाहेगा कि भाई हमारा ब्रिटेन से पैसा भारत की तरफ आए?
अब स्थिति ये बन गई कि उसके लिए यहाँ कुछ पल ठहरना भी अब मुश्किल होता जा रहा। नतीजा, उसने जल्दी जल्दी अपना बैग पैक करना ही यहाँ से श्रेयस्कर समझा। उधर जापान वगैरह का दबाव भी द्वितीय विश्व युद्ध में उस पर बहुत था। इंडिया विंस फ्रीडम एक किताब लिखा है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, और इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने यह लिखा है कि भाई तुम इतने दिन रहे, कुछ दिन और ठहर जाते, 2-3 साल 4 साल और रुक जाते, इतनी जल्दी क्या थी तुमको जाने का? अगर 2-3-4 साल और रुक जाते तो हमारे अंदर जो ये समस्याएं पैदा हुई हैं, जो विभाजन की दिक्कतें हुई हैं, ये हम लोग आपस में बैठकर सुलझा लेते 2-4-5 साल में, और उसके बाद तुम चले जाने। तुमको इतना हड़बड़ी था तो तुमने विभाजन करना ही उचित समझा। तो ये एक मेट्रोपॉलिटन अप्रोच था, यह एक, इसको हाई पॉलिटिक्स अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है, इसको लंदन अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। जो रीजनल अप्रोच है भारत के विभाजन की, वह संरचनात्मक और व्यक्तिगत दोनों है, यानी किसी व्यक्ति के ऊपर भी है और संरचना के ऊपर भी है। तो अगर आप संरचना की बात करो तो मुझे लगता है कि भारत के लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदारी ठहराने से ज्यादा श्रेयस्कर है कि भाई संरचना को ही दोषी मानिए, क्योंकि संरचना मुझे वैसी लगती है। अंग्रेजों ने समय समय पर जो भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच का जो तनाव था, उस तनाव को बढ़ाने का ही काम किया है। और मैं आपको लिए चलता हूं थोड़ा सा इतिहास के उस पन्नों में जो 19वीं सदी का पन्ना है। 19वीं सदी में भारत में समाज धर्म सुधार आंदोलन हुए, हिंदू धर्म में भी हुआ, इस्लाम में भी हुआ। हिंदू धर्म के जो समाज सुधारक थे, उन लोगों ने अपने को ज्यादा श्रेयस्कर समझाने के लिए इतिहास में अपना संदर्भ ढूंढे, सनातन संस्कृति में अपना गौरव ढूंढा, जो मुसलमानों के लिए अलगाववादी, मुसलमान उससे अलगाववादी हुए, क्योंकि वह उनसे उनका लिंकेजेस नहीं था। मुसलमानों ने अपना इतिहास ढूंढा उस मध्य एशिया, तुर्की आदि के क्षेत्रों में। नतीजा, दोनों के बीच गहराई वहीं से बढ़नी शुरू हुई। अंग्रेजों ने जो गहराई बनी, उस गहराई को पाटने की बजाय जब भी मौका मिला उसको गहरा ही किया। याद करिए, अंग्रेज ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम ले आया, पृथक निर्वाचन पद्धति लाया, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। पृथक निर्वाचन पद्धति के तहत मुसलमानों को जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दी गई, अर्थात एक क्षेत्र में उम्मीदवार भी वह भी और वोटर भी वह भी। बंगाल विभाजन को कैसे भुलाया जा सकता है? और ऐसे हजारों कोशिशें अंग्रेजों ने मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए किया, और यह तुष्टीकरण का ही नतीजा था कि सर सैयद अहमद खां, जो कभी ये कहा करते थे कि हिंदू और मुसलमान भारत की दुल्हन की दो आंखें हैं, वे अलीगढ़ आंदोलन में कांग्रेस का विरोध करने की बात करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, जो प्रारंभ में ये कहा करते थे कि हम पहले भारतीय हैं फिर मुसलमान, भारत के टू नेशन थियरी के सबसे प्रबल समर्थकों में एक। तो अंग्रेजों ने भारत के इन नेताओं को के बीच की जो गहराई थी, इसको बढ़ाने का ही प्रयास किया। और मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर भारत के विभाजन के लिए ये कहा जाता है कि जिन्ना और कट्टरपंथी जो मुस्लिम वर्ग के नेता थे,
उन लोगों ने यदि कुछ करके विभाजन को आप लाया तो कांग्रेस ने कुछ नहीं करके विभाजन, कुछ ऐसी चीजें थी जो की जा सकती थी लेकिन नहीं की गई। विभाजन को नहीं रोकने का ईमानदार प्रयास कांग्रेस ने नहीं किया। 1935 का एक्ट आया और 1935 के एक्ट के बाद 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव हुए और उसमें एक प्रांत था संयुक्त प्रांत, इसको यूनाइटेड प्रोविंस कहते हो। उस संयुक्त प्रांत के नेता थे कांग्रेस के गोविंद वल्लभ पंत और यूनाइटेड प्रांत के मुस्लिम लीग के नेता थे खलीकुज्मा। दोनों के बीच ये सहमति बनी कि हम गठबंधन बनाकर सरकार बनाएंगे। चुनाव हुआ, चुनाव में कांग्रेस ने अकेले इतना सीट जीत लिया कि उसको गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ी। नतीजा उसने गठबंधन तोड़ दिया कांग्रेस ने। नतीजा मुस्लिम लीग के को क्या संदेश गया कि भाई यहां हम जितने दिन तक रहेंगे माइनॉरिटी ही रहेंगे, यहां हम माइनॉरिटी में ही रहेंगे, यहां हमें कभी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं मिलेगी। नतीजा 1940 में जिन्ना ने लाहौर प्रस्ताव लाया और लाहौर जो टू नेशन थियरी थी उसके पीछे या उससे नीचे कुछ भी मानने से अब रोका नहीं जा सकता था या मानने से मुस्लिम लीग ने इनकार कर दिया। एक आयशा जलाल हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की हिस्टोरियन है और पाकिस्तानी मूल की हैं। हालांकि इनके मत से मैं सहमत नहीं हूं। इनका मानना यह है कि लाहौर प्रस्ताव जो मोहम्मद अली जिन्ना ने लाया वो लाहौर प्रस्ताव एक बार्गेनिंग का तरीका था, एक बार्गेनिंग की चीजें थी, इसको भुनाया नहीं जा सका। यानी उन्होंने कहा कि विभाजन के लिए जिन्ना जिम्मेदार नहीं है, विभाजन के लिए नेहरू पटेल जिन्ना जिम्मेदार है। यह ऐसा जलाल का तर्क है कि नेहरू पटेल जैसे लोगों ने जिन्ना के उस लाहौर प्रस्ताव के बार्गेन को भुनाया नहीं। जैसे व्यवहारिक जीवन में ही समझिए आप कि आपको कुछ बड़ा प्राप्त करना रहता है, कुछ भी प्राप्त करना रहता है तो आप उससे बड़े की चाहत करते हैं, तो छोटा भी मिल जाए। तो एक बार का बात है, एक व्यक्ति था, उसने एक डीएम को लाइसेंस के लिए लेटर लिखा और लिखा कि तोप का लाइसेंस चाहिए। अब डीएम भी बड़ा फेर में पड़ गया भाई कि तोप का लाइसेंस क्यों मिलेगा इसको। तो डीएम ने उसको व्यक्ति को बुलाया कि भाई आओ, तुम तोप का लाइसेंस क्यों चाहते हो। तो व्यक्ति ने कहा कि सर तोप का लाइसेंस हम इसीलिए लिख दिए हैं कि उसकी जरूरत तो हमको नहीं है, लेकिन हम इसलिए लिख दिए कि काटते काटते कम से कम बंदूकों तो हमको मिल जाएगा, उसी की हमको जरूरत है ना। तो ये बार्गेन जो करने की बात थी, तो ये भी कुछ उसी से संदर्भित है, ऐसा जलाल का तर्क है। उनका ये कहना है कि भाई मुस्लिम लीग ये जानती थी कि वह नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है, वह नेशनल लेवल पे कभी भी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में वह हमेशा से रीजनल पावर को ही आगे बढ़ाने की कोशिश की है। यानी जो रीजनल पावर्स हैं, जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, उन्हीं को कैसे ज्यादा पावरफुल बनाया जाए, इसी का वो डिमांड की है, इसी की वो मांग की है। यानी वो क्षेत्रीय शक्तियों के प्रबलता के समर्थक थे और इसको बार्गेन नहीं कर पाए जो पटेल थे जैसे लोग। तो
कुल मिला के मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि भाई जो भारत में विभाजन की परिस्थिति बनी, जो भारत में विभाजन के हालात बने, वो किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं, किसी एक समस्या की वजह से नहीं, बल्कि भारत का विभाजन एक लंबी पृष्ठभूमि के कारण बना, एक लंबे बैकग्राउंड के कारण बना, और उसमें किसी एक को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए ये उचित प्रतीत नहीं होता है। अब जो मैंने सवाल उठाया था कि क्या विभाजन को टाला जा सकता है, तो 1940 आते आते ये हालात बन गए थे कि अब विभाजन को टाल पाना मेरी समझ से संभव नहीं था, और यदि विभाजन को टाला भी जाता तो अब विभाजन टलता या नहीं टलता वो तो अब पता नहीं, लेकिन दंगे जरूर बढ़ जाते, दंगे, फसाद, अशांति, इसका वातावरण ज्यादा जटिल हो जाता। तो कुल मिला के अब ये कहना कि भाई 1940 में विभाजन को टालना पॉसिबल नहीं था, अब संभव नहीं था, ये नहीं हो सकता था कि अब टाला जाए, है ना। तो कुल मिलाकर मेरे इस एपिसोड से आपको एक विभाजन के प्रति एक दृष्टिकोण जो है वह मिली होगी, एक अप्रोच आपको मिला होगा, है ना। तो आप इस अप्रोच से ही अपने विभाजन को समझने का आप प्रयास करेंगे, आप उसको समझेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, है ना। फिर से मैं आपके साथ इस अगले वीडियो को लेकर अगले फिर किसी दिन उपस्थित होऊंगा, है ना। ठीक है, थैंक यू।